हेलो। कैसे हो आप सब? बढ़िया। बढ़िया ही होने चाहिए। आज जियोग्राफी का एक चैप्टर शुरू करेंगे, क्लाइमेट। इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी विद करंट अफेयर के साथ लिंक करके। मेरी कोई भी वीडियो है उसमें क्या है, क्यों है, कंपोनेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग, एंड लास्ट में मैं उसको करंट अफेयर के साथ ज़रूर लिंक करती हूँ। पहले तो क्लाइमेट होता क्या है? एक लॉन्ग टर्म पैटर्न है जो हमारी वेदर कंडीशन को बताता है। रीजन, टिपिकली रीजन्स को बताता है। ठीक है, जो 30 साल की एवरेज है। इसमें हमारा टेम्परेचर कैसे रहेगा, ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, विंड क्या है, पैटर्न्स क्या है। वहीं वेदर क्या होता है, एक शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है कि आज वेदर ख़राब हो गया। हम ये नहीं बोलते क्लाइमेट ख़राब हो गया। क्लाइमेट हो गया तो जो 5-6 महीने के लिए आया है। और वेदर है जो डे टू डे चेंज होता है। कंपोनेंट्स ऑफ क्लाइमेट। अब क्या कंपोनेंट्स हैं? टेम्परेचर, पर्सिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, विंड, प्रेशर। एक एक करके आज तो पहले क्लाइमेट को देख लेते हैं। अब टेम्परेचर क्या होता है? जो हम हीट लेवल को बताता है या सीजनल वेरिएशंस को बताता है। पर्सिपिटेशन क्या होता है? रेन, स्नो, इन सब को बताता है। ह्यूमिडिटी क्या है? अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, कितना मॉइस्चर होगा एयर में, ह्यूमिडिटी वो बताती है। विंड क्या है? जो डायरेक्शन बताती है, स्पीड बताती है, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब कुछ। प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर अफेक्ट्स वेदर सिस्टम। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है? हमारा वेदर सिस्टम इफेक्ट होता है। अब क्लासिफिकेशंस जो हैं, पहले क्यूपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस हैं, वो कितने चीज़ों में डिवाइडेड है? ट्रॉपिकल, ड्राई, टेम्परेट, कॉन्टिनेंटल, पोलर। हर एक का अपना अपना टेम्परेचर है, अपनी अपनी टाइप्स ऑफ पर्सिपिटेशन है। पर्सिपिटेशन से मतलब रेनफॉल। अब क्लाइमेट चेंज द कोर इशू। कौन सा कोर इशू है, मतलब क्या क्या इश्यूज हैं आज के टाइम पे? क्लाइमेट जैसे रेफर होता है लॉन्ग टर्म के लिए, ग्लोबली, रीजनल वाइज पैटर्न में देखा जाता है। द मेन ड्राइव नाउ इज एंथ्रोपोजेनिक। आज क्लाइमेट ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो ये एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रही हैं। फिर है ग्लोबल वार्मिंग, एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट को चेंज करने में। जिससे क्या हो रहा है? ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा फैल गई हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है इससे? मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, सी लेवल राइज हो रहा है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं, हीट वेव्स आ रही हैं। जैसे अभी भी इंडिया में हीट वेव्स चल रही है, 2 जून तक इंडिया में हीट वेव्स हैं, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है, और हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होकर रह गया। अब साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट है, जैसे सोलर रेडिएशंस है, अर्थ रेडिएटेड बहुत हीट पड़ रही है, ग्रीन हाउस ट्रैप कर रही है हीट को, वार्मिंग द प्लानट बहुत गर्म हो रहा है। अब इसमें लूप्स क्या है कि क्या हो रहा है? आइस ना रिड्यूस हो रही है, अल्बीडो हो रहा है। इससे क्या हो रही है? हीट एब्जॉर्प्शन। ये क्यों हो रही है? अब ग्लेशियर्स क्यों पिघल रहे हैं? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा कर रहे हैं वो। आईपीसीसी की रिपोर्ट क्या कहती है? द इंटो गवर्नमेंटल प्लानट ऑन क्लाइमेट चेंज, वो 6th जो रिपोर्ट है 2021 और 2022 की, शोर दैट ह्यूमन इन्फ्लुएंस इज अनइक्वोकल इन ग्लोबल वार्मिंग। हमारी वजह से, जो ह्यूमन है उनकी वजह से 6th रिपोर्ट क्या कह रही है असेसमेंट की, ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ रही है। हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारा रोल है, हमारा रोल ज़्यादा है कम है नहीं, हम ह्यूमंस ने ही अपना क्लाइमेट ख़राब करके रखा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रखी है। अब जानवर तो नहीं बढ़ा रहे, वो तो नहीं गाड़ी चला रहे। किसी जानवर को देखा है कार ड्राइव करते हैं? किसी जानवर को देखा है स्कूटी घुमाते? नहीं ना। तो हम लोग ही कर रहे हैं। हमें 10 कदम चलने नहीं होते, हम स्कूटी ढूम करके घुमा लेते हैं या गाड़ी निकाल लेते हैं। अब ये भी नहीं है कि एक बंदे के घर में एक गाड़ी, नहीं नहीं, वो उसकी गाड़ी है, ये इसकी गाड़ी है। हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ही नहीं करें ना, ना ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो नहीं यूज़ करनी, हमें अपनी होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। आप अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे ना, तो आप एक जगह पे
पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से क्या होगा कि जो आपकी अपनी गाड़ी है वो कम हो जाएंगी, प्राइवेट गाड़ियाँ कम हो जाएंगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट करने से थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाएगा। हम और ऑल्टरनेटिव ले सकते हैं, साइकिल चला के जा सकते हैं। एक तो इन्वायरमेंट ठीक, एक तो हमारी हेल्थ ठीक, दोनों फ़ायदे हो जाते हैं। अब करंट अफेयर, अच्छा क्लाइमेट एंड इंडिया के कंपेयर में देखा जाए तो इंडिया बहुत डाइवर्स है हमारे क्लाइमेटिक जोन्स के लिए। यहाँ पे ट्रॉपिक्स भी हैं, डेजर्ट भी है, माउंटेन्स भी हैं एंड कोस्टल रीजन्स भी हैं। मानसून्स आर क्रिटिकल फॉर एग्रीकल्चर, बहुत ज़रूरी है मानसून्स। अगर मानसून्स ही नहीं ना होंगे तो इंडिया में वेजिटेशन होगी ही नहीं अच्छी। मतलब अब जब टेम्परेचर राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, हीट वेव्स आ रही हैं, पैटर्न चेंज हो रहा है रेनफॉल का, और इसका सारा असर किसके ऊपर जा रहा है? एग्रीकल्चर पे। तो एग्रीकल्चर पे जब असर जाएगा, एक किसान को भुगतना पड़ेगा, तो वो इकोनॉमी पे भी असर जाएगा। तो इन चीज़ों पे हमारी इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं हैम्पर होती है, लोकल लोग भी हैम्पर होते हैं, जो किसान इतनी मेहनत करता है वो भी हैम्पर होता है। अब करंट अफेयर के हिसाब से देखा जाए तो ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी और उसके एग्रीमेंट, हमने COP28 UAE 2023 में किया UAE में, और इंडिया ने कमिट किया है कि हम नेट ज़ीरो एमिशन करेंगे कार्बन का, और कब तक? 2070 तक ये टारगेट पूरा करेंगे। और इसमें हमने डिस्कशंस किसकी की है? लॉस और डैमेज कितना हो सकता है, कितनी हमें गेन हो सकता है, क्या हमें चीज़ें चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उन सब के बारे में। वनरेबल कंट्रीज हैव गेन मोमेंटम चाहिए, कैसे मोमेंटम ला सकते हैं, क्या क्या चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं, हाइड्रो की जगह सोलर पैनल्स पे जा सकते हैं, हम जो कोल पे है उनकी जगह हम सीधा जा सकते हैं इन पे, अपना जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, जैसे विंड है, सोलर है, इन पे जा सकते हैं। इंडियाज़ क्लाइमेट इनिशिएटिव, अब इंडिया का क्या इनिशिएटिव है? एक्सपेंशन ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को एक्सपैंड करेंगे। जैसे सोलर कैपेसिटी को हम बढ़ाएंगे 150 गीगावाट से, कितना हमने क्या किया है? सरपास किया, 150 से ज़्यादा पास कर लिया है 2025 में। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ला रहे हैं हम कि जिससे लोग ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा अडॉप्ट करें और पेट्रोल या डीजल कार्स को यूज़ ना करें, व्हीकल्स को यूज़ ना करें, जिससे एमिशन ज़्यादा ना हो पाए। हम इंक्रीज़ करना है हमें अपना एफॉरेस्टेशन, जिसके लिए हमने टारगेट्स रखे, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम लॉन्च करना, नेचुरल हाइड्रोजन मिशन जो प्रमोट करेगा ग्रीन हाइड्रोजन एज ए फ्यूल, उसको प्रमोट करना है। कि क्लाइमेट डिज़ास्टर इन इंडिया, जो क्लाइमेट के डिज़ास्टर हो रहे हैं इंडिया में, जैसे नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इनके टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड करके जो हीट वेव्स आ रही हैं उनको कैसे कम कर सकते हैं, उनके वेज निकालने हैं। और क्या हो रहा है नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में? गर्मी ज़्यादा हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो जो ग्लेशियर पिघले यार, एक बात सोचने वाली कि वो पानी आएगा कहाँ? नीचे की ओर आएगा ना, डाउनवर्ड आएगा, तो वो कहाँ जाएगा? नीचे नॉर्थ से ऊपर आप लगा लो, अगर सियाचिन ग्लेशियर है वो पानी नीचे 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 आते पंजाब हरियाणा हमारे उधर प्लेन्स पे आएगा, फिर वहाँ पे क्या आएगा? फ्लड्स आएंगे, तो क्या होगा? सारी फसल खराब हो जाएगी। इराटिक मानसून्स कॉज ड्रॉट इन सम एरियाज, कुछ एरियाज में मानसून आते ही नहीं है, बहुत कम आते हैं, जैसे राजस्थान, महाराष्ट्र, और कुछ जगहों पर फ्लड्स आ जाते हैं जैसे असम और केरला। ग्लेशियर मेल्टिंग, मैंने ये भी अभी समझाया कि अगर ग्लेशियर मेल्ट होंगे तो उनका पानी कहाँ आएगा? नीचे ही आएगा, नीचे आएगा तो फ्लड क्रॉस करेगा। टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक एडवांसेस में हम यूज़ कर सकते हैं AI को, और सैटेलाइट डाटा को अच्छे से एनालाइज करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और हम डिज़ास्टर के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इतना गंद मचाया तो खुद को तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। रिसर्च करनी चाहिए क्लाइमेट रिसिलेंट क्रॉप्स पे, फार्मर्स को हेल्प करना चाहिए कि वो अडॉप्ट कर सके चेंजिंग पैटर्न को। अब क्लाइमेट चेंज और उसके चैलेंजेस क्या हैं? बैलेंसिंग डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट पे पड़ रहा है। मीटिंग एनर्जी नीड्स चाहिए हमें,
प्रोटेक्ट करना है वनरेबल ग्रुप्स को, एड्रेस करना है क्लाइमेट माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट को, फंडिंग क्लाइमेट एडाप्टेशन और मिटिगेशंस को देखना है। इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो यूएस और ईयू यूरोपियन यूनियंस उन्होंने अपनी बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ रखी हैं क्लाइमेट चेंज को लेके 2023 के बाद, क्योंकि उनकी विद कार्बन प्राइसिंग एंड स्ट्रिक्ट इमिशंस नॉर्म्स रख दिए हुए हैं। फिर इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू किया चाइना ने, उन्होंने बोला है कि हम 2030 तक बैलेंस आउट कर लेंगे। फिर स्मॉल आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स डिमांड, उनको अभी अर्जेंट एक्शन की नीड है कि वो थ्रेट हो सके, मतलब आइलैंड पे भी तो पानी सी लेवल बढ़ जाएगा, समुद्रों में जो ग्लेशियर्स का पिघला हुआ पानी समुद्रों में जाएगा, सी लेवल बढ़ जाएगा तो वो लैंड पे जाएगा, जब वो लैंड पे जाएगा तो वहाँ पे ह्यूमन लाइफ को थ्रेट है। अभी सिविल सर्विसेज में देखा जाए तो ये समरी है कि क्लाइमेट कितना कॉम्प्लेक्स है, कैसे हम इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर्स को बैलेंस आउट कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा ग्लोबल चैलेंज है। इंडिया की जो जोग्राफ़ी है, सोशो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट से देखा जाए हम बहुत यूनिक जोग्राफिकल एरिया रखते हैं। करंट अफेयर्स से हम एक्टिव इंटरनेशनल नेगोशिएशन, ग्रीन इनिशिएटिव्स जैसे क्लाइमेट इंक्रीज कर सकते हैं क्लाइमेट रिस्क को। अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट साइंस, समझना चाहिए हमें क्लाइमेट साइंस क्या है, पॉलिसी क्या है, हम कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे यूपीएससी की प्रिपरेशन में। फिर सीजन्स में देखा जाए तो सीजन्स क्या है, पहले हमने पढ़ा क्लाइमेट, अब सीजन्स क्या होते हैं। सीजन्स आर डिविजन्स ऑफ द ईयर करेक्टर्स है, अब करेक्टर वाइज डिविजन्स है, जैसे वेदर, इकोलॉजी, डे लाइट और कॉस्ट कर सकता है अर्थ की। ये क्यों होता है, क्योंकि अर्थ हमारी जो है वो पूरी गोल नहीं है, वो टिल्टेड है, थोड़ी सी ओवल शेप में है, और वो किसके अराउंड चक्कर काटती है, सन के अराउंड चक्कर काटती है। तो इससे क्या होती है, पीरियोडिक चेंजेस आती है, टेम्परेचर, पर्सिपिटेशन, डे एंड नाइट सब कुछ होता है, उसकी रोटेशन और रेवोल्यूशन से। रोटेशन और रेवोल्यूशन की मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना। मोस्ट रीजन एक्सपीरियंसेस 4 सीजन्स, 4 सीजन्स एक्सपीरियंस करते हैं हम लोग, जैसे स्प्रिंग, ऑटम, समर और विंटर। ट्रॉपिकल रीजन्स टिपिकली एक्सपीरियंस वेट एंड ड्राई सीजन्स। हम ट्रॉपिकल रीजन्स में क्या होता है, दोनों टाइप के सीजन्स होते हैं, वेट भी और ड्राई भी। जैसे इंडिया में वेट भी है एंड ड्राई भी है, सूखा भी आता है और वेट ह्यूमिडिटी भी आती है। मानसून में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। अब कॉज क्यों, क्योंकि अर्थ की टिल्टनेस है, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अपना पूरा एक चक्कर काटने में 1 साल लगा देती है, 365 एंड 1/4 1/6 आवर्स लगा देती है। वेस्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो टिल्टेड होता है टूवर्ड्स द सन। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ टिल्टेड होगा तो नॉर्दर्न में समर होगी और विंटर में साउदर्न में विंटर होगी। वैसे ही साउदर्न में अगर टिल्टेड होगा सन तो वहाँ पे गर्मी होगी, और नदन में क्या होगी, सर्दी होगी। टाइप्स ऑफ सीजन, जैसे टेम्परेट जोन, स्प्रिंग, समर, ऑटम और विंटर, हम टेम्परेट जोन्स में आते हैं। ट्रॉपिकल रीजन्स, वेट एंड ड्राई सीजन्स, अभी जैसे ड्राई सी गर्मी है, खास बारिश हो नहीं रही, जब मानसून आते हैं तो रोज़ बारिशें होती हैं। पोलर रीजन्स, जहाँ पे 24 घंटे सनलाइट रहती है, 24 घंटे नाइट रहती है। एक नॉर्थ पोल पे अगर दिन है तो साउथ पोल पे रात रहेगी 24 घंटे, साउथ पोल पे दिन है तो नॉर्थ पोल पे रात रहेगी 24 घंटे। सीजन्स इन इंडिया, विंटर दिसंबर टू फरवरी, दिसंबर से लेके फरवरी तक होता है, कूल टेम्परेचर, क्लियर स्काई रहता है। प्री समर एंड प्री मानसून कब रहता है, मार्च टू मई, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, थंडर स्टॉर्म्स, तूफान बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर साउथ वेस्ट मानसून जून से लेकर सितंबर तक, हैवी रेनफॉल क्योंकि मानसूनल विंड्स आ रही होती है। फिर रिट्रेटिंग मानसून, अब मानसून आया वो जाएगा भी, तो वो अक्टूबर से लेकर नवंबर तक होता है, लेस रेनफॉल, आहिस्ता आहिस्ता ठंड वाला मौसम शुरू हो गया होता है। ऑटम एंड स्प्रिंग आर ऑफन मर्ज्ड इनटू द, इन्हीं में आते हैं ऑटम और स्प्रिंग।
और मॉनसून्स हमारी इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एग्रीकल्चर और वाटर सप्लाई के लिए। हमारा ग्राउंड वाटर लेवल भी इंक्रीज कर सकते हैं ये मॉनसून्स। इम्पैक्ट क्या पड़ता है? हमारे एग्रीकल्चर साइकिल पे पड़ता है, क्रॉप चॉइसेस पे पड़ता है, हमारा वाटर इफेक्ट होता है, रिवर फ्लोज हमारी इफेक्ट होती है, ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट होती है, जो हीट वेव्स या ठंड की वजह से हम कभी कभी बीमार हो जाते हैं, उन पे इफेक्ट आता है। इन्फ्लुएंस फेस्टिवल्स आते हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस होती है, लाइफस्टाइल हमारा चेंज हो जाता है। इरेक्टिक मानसून्स 2023 से 25 तक ड्यू टू क्लाइमेट चेंज हैव इफेक्टेड। अब ये किससे क्या इफेक्ट हो रहा है? हमारा एग्रीकल्चर, फूड एंड सिक्योरिटी। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी अनसीजनल रेनफॉल्स और हेल स्टॉर्म्स कहाँ पे हो रही है? पंजाब और हरियाणा में। साइंटिस्ट ने वॉर्न किया है वीकनिंग ऑफ इंडियन मानसून सिस्टम, कि अब वो वीक हो सकता है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। इतनी गर्मी हो गई कि हमारा मानसून सिस्टम भी ख़राब हो सकता है। और अगर मानसून सिस्टम ख़राब हो गया किसी भी कंट्री का तो वो अच्छा नहीं है, इवन इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल हमारा फिर कम हो जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल कम हुआ तो वाटर सप्लाई हम कहाँ तक से देंगे? ज़मीन के अंदर हमारा पानी होना चाहिए, खेती अच्छी नहीं होगी, एग्रीकल्चर पे आएगा, मतलब सीधा सीधा फेमाइन आ जाएगा। गवर्नमेंट्स आर इन्वेस्टिंग इन सीजनल वेदर फोरकास्टिंग। गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए सीजनल वेदर फोरकास्टिंग पे। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स लानी चाहिए। 2024 से लेकर 25 तक डिले करने चाहिए। हम देखे थे हमने कि बहुत डिले विंटर्स हुए थे और लॉन्गर समर्स हुई थी, बहुत लंबी, स्पेशली नॉर्थ इंडिया, जिन पे क्लाइमेट शिफ्ट पैटर्न्स आए। फिर साइंटिफिक एडवांसेस और फोरकास्टिंग में देखा है तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, एआई हेल्प कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है सीजनल फोरकास्ट को। क्लाइमेट मॉडल्स नाउ इनकॉर्पोरेट ओशन एटमॉस्फेयर, इंटरेक्ट कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है वो मानसून को। आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये इशू कर सकते हैं सीजनल फोरकास्ट को, जिससे फार्मर्स की हेल्प होगी और हम भी डिजास्टर के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। ये समरी है, ये आप लोग पढ़ लेना। फिर है इंडियन मानसून्स। अब इंडियन मानसून्स, साउथ वेस्ट मानसून्स जो हैं क्रूशल है फॉर इंडिया, हमारी इंडिया के लिए, क्योंकि 70% ऑफ द कंट्री की एनुअल रेनफॉल है ये। और ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? केरला से। और कब स्टार्ट होते हैं? जून 1 में। और ये फिर पहुँचते हैं नॉर्थवर्ड में, दिल्ली तक पहुँच जाएंगे 27 जून तक और मुंबई तक 10 जून तक। फिर ये जो रेनफॉल है ये किसको सपोर्ट करती है? खरीफ क्रॉप सीज़न को, जिसमें राइस, मेज़, पल्सेस आती हैं। क्लाइमेट चेंज और मानसून पैटर्न्स में देखें तो डिले ऑनसेट्स, अगर जल्दी आ जाए, जल्दी आने के लिए लेस प्रिडिक्टेबल है, इफ़ेक्ट करता है हमारी सोइंग और स्केड्यूल्स को, हमारे डिस्टर्ब्स हो जाते हैं। इरेक्टिकल रेनफॉल्स क्या होती है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल होता है, ड्रॉट्स ज़्यादा आ जाएंगे, मतलब सूखा ज़्यादा पड़ जाएगा या फ्लड्स आ जाएंगे कुछ एरिया में। इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स हो जाएंगे। देयर इज़ अ राइज इन द अकरेंस ऑफ हैवी रेनफॉल, ज़्यादा रेनफॉल हो जाएगी, फ्लैश फ्लड्स आएंगे, लैंडस्लाइड्स हो जाएंगी। लैंडस्लाइड्स होती है एक छोटी सी पहाड़ी खिसक के नीचे गिर जाती है। 2025 के मानसून जो है अर्ली ऑनसेट, उसकी इम्प्लीमेंटेशंस मई 24 को ही पहुंच गए हैं मानसून्स। कहाँ पे? केरला में। 24 मई 2025 केरला में मानसून स्टार्ट हो गया। आज 30 मई है, 6 दिन पहले, 8 डेज अहेड, 8 दिन पहले आए हैं, क्योंकि जनरली 1 जून को आते हैं। अब इससे रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि सम कुछ एरियाज़ में अबव नॉर्मल रेनफॉल रहेगा और कुछ में कम रेनफॉल होगी। और ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि हमारी वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए, हमें क्रॉप्स लगाई हैं, खरीफ क्रॉप्स लगाई हैं। राइस को वैसे भी बहुत पानी चाहिए होता है, अगर राइस को पानी ना मिले ना तो मुझे नहीं पता, आप तो राइस अच्छे से नहीं खिलता है। अब मुझे नहीं पता आपने राइस की खेती कभी देखी है कि नहीं। आपके घुटने तक पानी होना चाहिए राइस के लिए, जितना पानी राइस को लगेगा उतना कम है। तो इसीलिए मानसून्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हम राइस को अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। इम्पैक्ट कर सकता है हमारी एग्रीकल्चर पे। पॉजिटिवली देखा जाए, सॉइल मॉइस्चर चाहिए हमें,
हमारी रेनफॉल अच्छी होनी चाहिए। हम जो बेनिफिटिंग अगर अर्ली कर लेंगे, अभी अगर जिन्होंने बीज लगा दिए हैं राइस वाइस के, अगर रेनफॉल पहले आ गई तो उनके लिए बेनिफिटेड है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। चैलेंजेस क्या है? अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बहुत ज़्यादा होगी तो हमारी क्रॉप डैमेज हो जाएगी, सप्लाई चेन हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मॉनिटर करना है। अब मॉनिटर के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे भारत फोरकास्टिंग सिस्टम है जो लॉन्च हुआ मई 2025 में। ये हाई रेजोल्यूशन वेदर प्रेडिक्शन है जो डेवलप किया है किसने? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी। अब यूपीएससी यहीं से पूछ देगा व्हाट इज भारत फोरकास्टिंग सिस्टम, हु इज किसने डेवलप किया है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स पे आ जाती हूँ। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम किसके लिए है? वेदर प्रेडिक्शन के लिए कि रेनफॉल प्रेडिक्शन के लिए? यहाँ से सकता है। किसने किया? आईएमडी ने किया, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने किया, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने किया। ये ऑपरेट कितना करता है? 6 किलोमीटर तक का करता है ग्रिड। वैसे ही इसको मोल्ड करके पूछ सकते हैं, सही में भी पूछ सकते हैं। ये क्या है? इम्प्रूव करता है एक्यूरेसी ऑफ मीडियम एंड शॉर्ट रेंज फोरकास्ट को। ग्लोबल ट्रेंड में देखा जाए तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है एक, फोरकास्ट द साउथ एशिया विल कंटिन्यू टू एक्सपीरियंस यूजली हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है फ्रॉम 2025 टू 2029। concurrently global temperatures are expected to rise with projections indicated that at least 1 year in this period may exceed the record warmth of 2024। अभी 2025 से लेकर 2029 तक सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। इन 4 साल में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। और ये अभी तक तो हमने लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा गर्मी रिकॉर्ड की है 2024 में। दीज ट्रेंड्स अंडरस्कोर द अर्जेंसी। अभी हमें बहुत ज़्यादा अर्जेंट है कि हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर पॉलिसीज़ लाएं, खुद से भी काम करें, एफॉरेस्टेशन करें, अपने छत पे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगा दें। कहीं पे भी आपको लैंड खाली सी जगह दिखती है, आप वहाँ पे लगा सकते हो। पेड़ों को ना कटवाएं। मॉनसून ऑनसेट, ये समरी टेबल क्या है? अर्ली अराइवल है 24 मई को हो चुका है। रेनफॉल पैटर्न्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, सम एरियाज में बहुत ज़्यादा होगी और कुछ में बहुत कम होगी। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होगा। फोरकास्टिंग टूल्स कौन सा इंट्रोडक्शन हुई है? भारत फोरकास्टिंग सिस्टम की। अभी ग्लोबल ट्रेंड्स में देखा जाए WMO प्रेडिक्ट्स कॉन्टिन्यूड हैवी रेनफॉल इन साउथ एशिया, राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। अभी रेनफॉल ओवरव्यू इन इंडिया। अच्छा, रेनफॉल का मैंने टाइम बताया, साउथ वेस्ट जून टू सितंबर रहता है, ठीक है। ये सपोर्ट करता है हमारे एग्रीकल्चर को, इकोलॉजिकल बैलेंस को देखता है। अब टाइप्स ऑफ रेनफॉल में क्या है? कन्वेंशनल रेनफॉल, ये क्या होती है? व्हेन द सन हीट्स अर्थ सरफेस इंटेंसली, वार्म, बहुत वार्म कर देता है अर्थ को, अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एज इट राइजेस, ये आती हैं कूल्स करने और कंडेंस करने, मतलब कंडेंसेशन ऑफ क्लाउड्स होती है। फिर ये इसकी वजह से क्या आती है? बारिश आती है। हम क्लाउड्स पे पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ क्लाउड्स क्या होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। सॉरी। यूजली अक्कर्स इन द आफ्टरनून, कब होती है? दोपहर में थोड़ी होगी बट बहुत तेज़ बारिश पड़ती है। कभी कभी हम बोलते हैं ना बारिश तो कम टाइम के लिए पर बहुत ज़ोरदार पड़ी। कॉमन इन ट्रॉपिकल रीजन्स ड्यूरिंग समर, समर्स में ये कॉमन है और ट्रॉपिकल रीजन्स में। एग्जाम्पल, मानसून रेन्स इन इंडिया, इंटीरियर रीजन्स, आफ्टरनून थंडर्स इन इक्वेटोरियल रीजन्स लाइक अमेजॉन्स। ओरोग्राफी रेनफॉल, जिसे हम रिलीफ रेनफॉल भी बोलते हैं, ये कब होती है? जब मॉइस्ट एयर होती है, हवा में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है और वो जब माउंटेन से जाके टकराता है तो एयर कूल्स हो जाती है, वो कंडेंसेशन होके रेनफॉल हो जाती है। क्या होता है? इससे बहुत तेज़ रेनफॉल होती है। ड्राई कंडीशंस जैसे रेन शेडो एरिया आ जाते हैं। वेस्टर्न एग्जाम्पल, वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया रिसीव हैवी ओरोग्राफी, वेस्टर्न घाट्स में बहुत होती है। द हिमालय कॉज हैवी रेनफॉल, हिमालय की वजह से भी रेनफॉल होती है क्योंकि हवा पहाड़ों से टकरा रही है। साउदर्न स्लोप्स क्रिएट ड्राई वैलीज इन द नॉर्थ, कहीं कहीं पे ड्राई वैलीज भी हैं। जैसे आप चले जाओ लेह लद्दाख, वहाँ पे क्या है? ड्राइनेस ही तो है।
फिर है फ्रंटल या फिर उसको साइक्लोनिक रेनफॉल भी कहते हैं. अकर्स when two air masses of different temperature, warm and cold current एयर जाके जब मिलती हैं तो उनकी वजह से क्या होता है, कूलनेस आती है, कंडेंसेशन होती है और रेनफॉल हो जाती है. और कैन बी कॉन्टिन्यूस एंड लास्ट फॉर सेवरल डेज. ये बहुत लंबे दिनों तक, बोलते हैं ना 2 दिन से बारिश हो रही है, 3 दिन से बारिश हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. ये कहाँ पे होते हैं, टेम्परेट रीजन्स में, जैसे रेनफॉल इन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप कॉज्ड बाय द मेल्टिंग ऑफ पोलर एंड ट्रॉपिकल एयर मासेस. पोलर और ट्रॉपिकल एयर मासेस के मिलने से हुई, पोलर से ठंडी हवा आएंगी, ट्रॉपिकल से वार्म, दोनों मिली, बारिश हो गई. ये इसका एक सेकेंड, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ कि आपको अच्छे से दिखे. चलो ऐसे देख लो. कन्वेंशनल रेनफॉल, हीट क्या होता है, हीट ग्राउंड होती है और एयर ऊपर की हो जाती है. शॉर्ट और हैवी शॉवर्स, थोड़े टाइम के लिए होगी पर बहुत ज़बरदस्त बारिश होती है. एग्जांपल इंटीरियर इंडिया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. फिर ओरोग्राफी रेनफॉल, एयर फोर्स्ड ओवर माउंटेन्स के साथ जब टकराती है, हैवी विंडवर्ड होती है और ड्राई लीवर्ड साइड आती है. फिर वेस्टर्न घाट्स पे होती है और हिमालय पे होती है. फ्रंटल रेनफॉल, वार्म एयर है, राइज करती है ओवर द कोल्ड एयर फ्रंट पे, कॉन्टीन्यूस होती है, लास्टिंग रेनफॉल है, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में होती है. अब करंट अफेयर के साथ देखा जाए, वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट में कॉन्टीन्यूस रिसीव हैवी ओरोग्राफी रेनफॉल. ओरोग्राफी कौन सी होगी, अभी हमने ऊपर पढ़ा, एयर जब वो माउंटेन से टकराती है. इससे क्या होता है, क्लाइमेट चेंज हैज़ लेड टू मोर इंटेंशनल कन्वेंशनल रेनफॉल. अभी कन्वेंशनल बहुत ज़्यादा कहाँ पे हो रही है, जिसकी वजह से रिजल्ट फ्लड्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मुंबई और चेन्नई में. फ्रंटल रेनफॉल पैटर्न्स कहाँ पे, यूजली कोल्ड वेव्स और वार्म वेव्स इकट्ठी होकर करती हैं, जैसे इंडिया ड्यूरिंग विंटर मंथ्स. ऑनसेट ऑफ द 2025 साउथ वेस्ट मानसून इस पर ही जल्दी आ रहे हैं. केरला में आ गए 24 मई तक. कहाँ पे, उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे. फिर रेनफॉल फॉरकास्ट कौन करता है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अपडेट किया है. ओवरऑल यहाँ पे इस पर ही कितनी प्रडिक्शन बोलिए, 106% ऑफ द लॉन्ग पीरियड एवरेज तक की रेनफॉल होगी जून से लेके सितंबर तक के पीरियड में. एबव टू नॉर्मल रेनफॉल आई सेंट्रल और साउदर्न पेनिनसुलर इंडिया में. नॉर्मल रेनफॉल होगी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में. बिलो नॉर्मल रेनफॉल होगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में. अब जून 25 का जो आउटलुक है उसमें एबव टू नॉर्मल रेनफॉल बताइए कितनी, 108%, मतलब 106 से लेकर 108 तक लगा लो, जिसमें जून विद रीजन्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं नॉर्मल टू अबव नॉर्मल रेनफॉल. इम्प्लीकेशंस क्या है, पॉजिटिव हो सकता है, अर्ली स्विंग हम कर सकते हैं, वाटर एबिलिटी हमारे पास ज़्यादा है, जहाँ जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होनी है वहाँ पे हम फार्मर्स को अवेयर कर सकते हैं. चैलेंजेस क्या है, फ्लड ज़्यादा आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ख़राब होने का, ट्रांसपोर्टेशंस हमारी फ्लड्स की वजह से ख़राब हो सकती हैं, डैमेज हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर. 1 मिनट पहले ना ये देख लो, ये मानसून आते हुए और ये मानसून जाते हुए की पिक्चर है. रिट्रीटिंग मानसून और एडवांसिंग मानसून, एडवांस में जो आ जाते हैं. इकोनॉमी स्टेबिलिटी चाहिए, स्ट्रॉन्ग मानसून कैन हेल्प मॉडरेट फूड इन्फ्लेशन ला सकता है, एक सपोर्ट करेगा इकॉनमी ग्रोथ को. और डिज़ास्टर के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा पोटेंशियल फ्लड रिस्क के लिए, और इंश्योर करना पड़ेगा हमें पब्लिक की सेफ्टी को. दैट्स इट, ये था पूरा क्लाइमेट. राधे राधे. आई होप यू लव इट. बाय, टेक केयर.